नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंस्टा गुरुजी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग सीटेट 2023 की जो ऑनलाइन क्लासेस है वो हम लोग लेकर चल रहे हैं। मैं अपना यदि परिचय आप लोगों को दूं तो मेरा नाम प्रकाश जांगीड़ है और वर्तमान में राजस्थान में मैं व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। आज के देखना इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि को जानेंगे। देखो, जब भी अपन कक्षा के अंदर शिक्षण करवाते हैं, किसी बच्चे को हम लोग पढ़ाते हैं, तो हमें पढ़ाने के दौरान बहुत सी मेथड्स है, बहुत सी विधियां हैं पढ़ाने की जिनको प्रयोग में लाना होता है। मिश्रण हम विधियों को काम में लेते हैं, लेकिन कब हमें आगमन विधि को काम में लेना होता है आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। क्या इसके गुण होते हैं, क्या इसके दोष होते हैं, किस प्रकार से इस आगमन विधि को हम लोग लागू कर सकते हैं और किस तरह के कॉन्सेप्ट को या किस तरह के संप्रत्ययों को बच्चों तक पहुंचाने के लिए आगमन विधि श्रेष्ठ मानी गई है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। यदि मैं बात करूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अब प्रश्न इसमें कहां से बनेगी, यहां में देखो, अगर आपको मैं बताऊं, यहां पे जो सोपान है, इन सोपानों से प्रश्न उठाया जाता है। आजकल देखना जो प्रश्नों का पैटर्न है, जो आपके क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आता है, वो कुछ इस प्रकार का आता है कि बेसिक क्वेश्चंस आपने पूछना एक तरह से बंद से कर दिए, अब आपसे कथन बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं, रीअरेंज करवाने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मान लो कि ये 4 सोपान है, आपको आगमन विधि के बता दिए, अब इन 4 सोपानों को ऊपर नीचे कर देंगे और आपसे इनको सही क्रम के अंदर अरेंज करवाएंगे। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यहां पर ये जो आपको मैंने थ्योरी लिख के दी ना, इसमें से जो पर्टिकुलर कीवर्ड्स, जैसे कि अपन हर वीडियो के अंदर कीवर्ड्स की बात करते हैं, उन कीवर्ड को चुन चुनकर वहां से देखो प्रश्न बनाए जाते हैं। और ये जो इतना मैंने बोर्ड आपके लिए भरा ना, इस बोर्ड को भरने के लिए मैंने अलग अलग सोर्सेस को काम में लिया। मतलब ये नहीं कि मैंने घिसा पेटा किसी एक जगह से डाटा कॉपी किया और उसको बोर्ड पे लिखा, पूरी रिसर्च इस टॉपिक के ऊपर करता हूं, तब जाके आप लोगों के लिए एक पर्टिकुलर वीडियो में बना पाता हूं। इस वीडियो के बाद ये अभी एक सिंगल एक तरह से मान के चलो बोर्ड की स्लाइड है। नेक्स्ट सेक्शन के अंदर मैं इसकी कमियां और इसके जो दोष हैं, गुण हैं, जो दोष है उनकी भी चर्चा करूंगा। तो एक बार पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या आगमन विधि है, क्या इंडक्टिव मेथड है। सबसे पहले तो देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि आगमन विधि दी किसने। आगमन विधि के प्रतिपादक है अरस्तु। आप लोगों ने एरिस्टोटल का नाम सुना होगा, अरस्तु का नाम सुना होगा। तो अरस्तु ने ये आगमन विधि दी थी सबसे पहले। देखो, आगमन विधि वास्तव में है क्या, सिंपल सी बात है, इंडक्टिव मेथड। अगर आप लोग साइंस मैथ से तब तो आप इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आप लोगों ने क्लास 12 फिजिक्स जब पढ़ी थी, क्योंकि मैं भौतिक विज्ञान के व्याख्याता हूं, तो मेरे जो उदाहरण है वो भौतिकी से कुछ संबंधित होते हैं। तो जब आपने फिजिक्स पढ़ी थी आपकी क्लास 12 के अंदर, तो वहां पर आपने एक आवेशन पढ़ा था प्रेरण द्वारा आवेशन। उसके अलावा आपने चैप्टर नंबर जो 7 था आपका, जिसके अंदर आपने प्रत्यावर्ती धारा वाला पार्ट आपने पढ़ा था, जिसके अंदर आपने इंडक्शन पढ़ा था, प्रेरण पढ़ा था, जिसमें एक कुंडली होती थी, जो प्राथमिक कुंडली, जब आप उसके अंदर धारा प्रवाहित करते थे, जो उसके पास स्थित कोई दूसरी कुंडली होती तो उसके अंदर अपने आप प्रेरण के कारण विद्युत धारा या विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता था। ऐसा कुछ याद आ रहा है क्या? जो बच्चे साइंस मैथ्स हैं वो तो देखो इसको जानते हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस मैथ्स के अलावा किसी दूसरे विषय से संबंध रखते हैं, किसी भाषा वाले विषय से संबंध रखते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूंगा, प्रेरणा वास्तव में मतलब एक चीज से प्रेरित होकर किसी दूसरी चीज के अंदर कोई बदलाव आ गया। जैसे आपके पड़ोस में कोई था या आपके रिलेटिव में कोई था जो पिछले सीटेट में पढ़कर और अच्छे अंकों के साथ जिसने सीटेट क्लियर कर लिया, अब आपके मन में भी बस ये ललक है कि यार उसकी तरह उससे ज्यादा नंबर लेकर मैं आऊं और मैं भी सीटेट को क्वालिफाई करूं। तो आपने क्या करा, उससे प्रेरणा ली। तो जो प्रेरणा वाली जितनी भी बातें होंगी ना, वो सारी की सारी अपन इस आगमन विधि के अंदर करेंगे। हम इंड्यूस होंगे किसी दूसरी चीज से। अब देखो, आगमन विधि को प्रयोग हम कैसे करेंगे। मान लो आपके पास कोई बच्चा आता है, हम बात करेंगे, चूंकि हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट में जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड होता है, जिसमें हम एक तरह से यदि बात करूं तो पहली से 5वीं तक के बच्चे और 6ठी से 8वीं तक के बच्चे, यानी पहले से लेके 8वीं तक के बच्चों की पर्टिकुलर अपन सीटेट के अंदर बात क्या करते हैं, जनरली अपन बात ही करते हैं। हालांकि 9th 10th के बच्चों की अपन बात करते हैं। अब देखो, इस एज ग्रुप के अंदर जब बच्चा हमारे पास आता है, छोटे वाली क्लासेस की मैं खास तौर पे बात करूंगा, तो कई बार क्या, लगभग हर बार ही जो कॉन्सेप्ट होता है, जो भी हम बच्चे को समझाना चाहते हैं, वो पहली बार उसके लिए होता है। 8वीं क्लास तक बच्चा हर बार नए नए कॉन्सेप्ट सीखता है। जैसे कि यदि आप साइंस से हैं तो मैं आपको देखो बताना चाहूंगा, हम लोग पढ़ते हैं ऊंट के पैर गद्दीदार होते हैं, इसलिए ऊंट के पैर दस्ते नहीं है ना। ये कॉन्सेप्ट हम लोग बच्चों को समझाते हैं। तो हम लोग वहां पर बच्चों के सामने बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। केवल अकेला उदाहरण नहीं, हम बच्चों को ये बता सकते हैं कि जो आपका चाकू होता है, उसकी एक साइड तो नुकीली होती है और उसके ऊपर वाले साइड उतनी नुकीली नहीं होती। तो अगर आप किसी फल को काटने बैठते हो, किसी सब्जी को काटने बैठते हो, जैसे वर्तमान में देखो गर्मी का टाइम चल रहा है, इस गर्मी के टाइम में आपके पास मान लो तरबूज है, तो आप किसी तरबूज या पपीते को काटोगे तो चाकू की जो नुकीली सतह है उससे तो आप आराम से काट पाओगे, लेकिन जो उसके विपरीत सतह है उससे आप नहीं काट सकते। क्यों? तो हम बताएंगे वहां का क्षेत्रफल कम है नुकीली सतह का, इसलिए आप आराम से काटोगे। और उदाहरण हम दें, आप किसी बच्चे को कहो कि एक तो आप छलांग मार के किसी फर्श पे कूदो, पक्का फर्श, उसके ऊपर कूदो, आपको चोट ज्यादा लगेगी। यही आप अगर किसी गद्दे पे कूदते हो तो आपको चोट कम लगती है। आप एक और उदाहरण दे सकते हो, आप बच्चे की हथेली को इस तरह से आगे करवाओ, आप अपनी फिंगर लो और अपनी फिंगर से उसके ऊपर इस तरह से जोर लगाओ, आप प्रेशर लगाओ, उस पर बल लगाने की कोशिश करो। एक आप क्या करो कि अपनी जो हथेली, उस पूरी हथेली से उसके ऊपर प्रेशर लगाने की कोशिश करो। इन दोनों केस में बच्चे से पूछो कि आपको ज्यादा एक तरह से प्रेशर किस
स्थिति में फील हुआ, तो बच्चा क्या कहेगा कि जो आपने सिंगल फिंगर रखी थी इस स्थिति में। तो ये सारे के सारे उदाहरण क्या बताते हैं कि अगर किसी सतह का क्षेत्रफल कम है तो उसके द्वारा लगने वाला दाब ज्यादा है, और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो लगने वाला दाब कम है। इसलिए ऊंट के पैर तो नहीं दसते, लेकिन अगर मान लो अपन किसी भारी कुत्ते को लेकर जाएंगे, उसके पैर रेगिस्तान के अंदर दसने लग जाएंगे। यही बात है कि अगर अपन पतले टायर की साइकिल है उसको अगर मिट्टी के अंदर चलाते तो अपन को बहुत ज्यादा जोर आता है, लेकिन वही अगर चौड़े टायर वाले साइकिल को अगर अपन चलाते मिट्टी के अंदर तो अपन बड़े आराम से चला पाते। गाड़ियां होती है, मान लो एल्टो 800 है, उसको अगर आप किसी धोरो के अंदर लेके जाते हो तो हो सकता है, संभावना बनती है कि वो धोरो की मिट्टी के अंदर फंस जाए उसके टायर। लेकिन ट्रैक्टर वो तो सारे दिन मिट्टी में चलता रहता है। रीजन क्या है? ट्रैक्टर के जो टायर बड़े छोटे छोटे होते हैं और जो एल्टो उसके टायर बहुत ही पतले से होते हैं। क्विड है, आप उसको लेके जाओ वो दस जाएगी। हो सकता है बाइक जो है वो भी रेगिस्तान के अंदर नहीं चले क्योंकि उसके टायर भी काफी पतले पतले होते हैं। तो ये बहुत सारे अपने बच्चों के सामने उदाहरण दे दिए, और ये सारे के सारे वो उदाहरण हैं जो बच्चा रात दिन अपने आसपास के परिवेश के अंदर कहीं ना कहीं देखता सुनता है। तो हमने क्या किया, एक दाब के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बच्चे के सामने इतने सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए। तो वास्तव में हमने जाने अनजाने में कौन सी विधि को काम में लिया है? हम लोगों ने आगमन विधि की चर्चा बच्चे के सामने कर दी, और हमें पता भी नहीं चला, बच्चे को पता भी नहीं चला कि हाँ मास्टर जो है वो सीटेट के अंदर पढ़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको काम में ले रहा है, मेरे ऊपर अप्लाई कर रहा है। ये बच्चे को हमने पता ही नहीं लगने दिया। तो इस प्रकार से हमारी आगमन विधि काम करती है। तो देखो एक बार मैं इसको पढ़ता हूँ, जो मैंने लिखा है इसको भी पढ़ना जरूरी है, मैंने इतनी मेहनत करी है गर्मी के अंदर। स्थूल तथ्यों या सूचनाओं का निरीक्षण करने व उनमें समान पैटर्न देखकर अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से किसी विशेष निष्कर्ष तक पहुंचा जाता है, वह सिद्धांत की स्थापना की जाती है। ये क्या है मेरे प्यारे साथियों? ये है हमारी आगमन विधि। अब इसको देखो, जो मैंने लिखा है और जो मैंने आपको बताया उसमें आप कहोगे कि यार इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, क्या मैंने बताया था उदाहरण के तौर पे और क्या यहाँ पे मैंने लिखा है। अब देखो रिलेशन स्थापित करते हैं, गौर से देखना। मैं कहता हूं स्थूल तथ्य या सूचनाओं। अब अपने जो उदाहरण लिए थे ना, असल में वो सारे के सारे उदाहरण हमारे लिए स्थूल तथ्य थे, हमारे लिए वो सूचनाएं थी। हमारे पास ये सूचना आई कि भाई ऊंट के पैर जो वो चौड़े चौड़े होते, गद्दीदार होते, इसलिए वो दसते नहीं है। हमारे पास सूचना आई। जो साइकिल होती है उसका टायर बहुत पतला होता है, वो मिट्टी के अंदर रेगिस्तान में दस जाता है, ये हमारे पास एक सूचना है। ट्रैक्टर के टायर छोटे छोटे वो नहीं दसते क्योंकि उसकी चौड़ाई ज्यादा है। अब ये हमारे पास क्या सूचनाएं थी। अब इन सब के अंदर अपन ने क्या किया, सबका निरीक्षण किया, और निरीक्षण करने के बाद हमने उनके अंदर एक समान पैटर्न देखा। पैटर्न हमने क्या देखा कि भाई जो ऊंट के पैर है वो चौड़े, ट्रैक्टर के टायर है वो चौड़े, साइकिल जो उसके टायर पतले हैं। जो मैंने अपने अंगुली से जोड़ लगाया तो अंगुली का क्षेत्रफल कम है। आपको मैं एक प्रैक्टिकल भी दिखा सकता हूं, एक सेकंड आप होल्ड रखो। तो देखो मेरे पास यहाँ पर मैं बच्चों को हालांकि प्रैक्टिकल करवाया करता हूँ, तो ये मैं खुद से देखो बनाया करता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, रात दिन मेरा भौतिक विज्ञान पढ़ाने का ही कारनामा। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे उपकरण भी रख रखे हैं। इधर मेरी छोटी सी एक लैब भी बना रखी है, आपको मैं एक बार दिखाना चाहूँगा। जैसे कि ये प्रैक्टिकल मैंने आज ही करवाया था। ये बाइक वाली वो बैटरी है जो मैंने अपनी बाइक से निकाल के अपनी बाइक में तो नहीं डलवाई, और ये बैटरी एकदम से चलती है दुरुस्त बैटरी। ये मेरे पास एक स्विच के तौर पर मैंने MCB लगा रखी है। और आप लोग जो विद्युत चुंबक पढ़ते हो ना, तो ये मैंने विद्युत चुंबक बना रखी है, आज ही बच्चों को प्रैक्टिकल करवा रहा। तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स मैं अपने पास में रखता हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप लोग पढ़ते हो ना, अपन CCE जो होता है आपके कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन होता है, वो भी इसके ऊपर फोकस करता है। और हमारी जो नई शिक्षा नीति है ना NEP 2020, वो भी इस बात पर देखो पुरजोर समर्थन करते हैं इस बात का कि आप जब भी बच्चों को पढ़ाओगे तो एक्टिविटी बेस्ड उनको पढ़ाओ। तो इसी तरीके से मैं सारी की सारी चीज़ें उनको एक्टिविटी करवाने के लिए अपने पास रखता हूँ। तो उसी तरीके से एक एक्टिविटी करवाने के लिए मेरे पास ये भी था। हम लोग क्या बात करते हैं कि अगर मान लो मेरे पास गुब्बारा होता, अभी हालांकि गुब्बारा फुलाया हुआ नहीं, मैंने जब बच्चों को करवाया था तो बच्चों ने वो फोड़ दिया था। वैसे भी इतने दिन तक वो रहता भी, काफ़ी टाइम हो गया मेरे वो गुब्बारे से प्रैक्टिकल कराए हुए। अगर मैं एक गुब्बारे को, जो फूला हुआ गुब्बारा है, उसको इतनी सारी जो कील है, देखो ये सारी की सारी कील है, सारी नुकीली, देखो इसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं तो ये भी मुझे चुभ रही है, सारी की सारी नुकीली कील है जो चुभ सकती है। अगर मैं एक गुब्बारे को जो कि फूला हुआ है उसको इसके ऊपर लाके थोड़ा जोर लगाता हूं ना, तो गुब्बारा फूटता नहीं है। लेकिन ये अकेली कील है, सिंगल कील, इसके ऊपर जैसे मैं रखूंगा गुब्बारा तुरंत फूट जाएगा झटके से। कारण क्या है? जो मैं अभी इतने सारे आपके सामने उदाहरण दे रहा था ना, सारे के सारे के उदाहरण के अंदर अपन ने क्या देखा कि जब क्षेत्रफल छोटा है तब लगने वाला दाब ज्यादा है, और जब क्षेत्रफल बढ़ गया तो उस समय लगने वाला दाब कम है, इसलिए ऊंट के पैर दसते नहीं है। तो देखो ये सारे के सारे हमारे पास सूचनाएं थी, हमारे पास सारे के सारे स्थूल तथ्य थे। हमने इन सब का निरीक्षण करके इनके अंदर एक समान पैटर्न देखा। समान पैटर्न क्या है कि अगर चौड़ाई ज्यादा है तो फिर प्रेशर कम लगेगा, सिंपल सी बात, और अगर चौड़ाई कम है तो प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो समान पैटर्न देखकर अपनी मानसिक शक्तियों की सहायता से ये सारा काम किया। कहां से? हमने हमारी मानसिक शक्ति से किया है, क्योंकि जो मानव है वो अन्य सभी प्राणियों की तुलना में थोड़ा ज्यादा बुद्धिमान है। इसीलिए तो हम लोग इतना सब कुछ, देखो आपने कभी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा होगा कि अपने घर के अंदर लाइट व्यवस्था है उसके पास, या उसके पास टेलीकम्युनिकेशन के लिए मोबाइल जैसी सुविधा, कैमरे जैसी सुविधा, लैपटॉप जैसी सुविधा है ना, या आप लोग वीडियो देख पा रहे हो, उनके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधा है। किसी दूसरे प्राणी के पास संभवतः नहीं है, या हो सकता है अगर है तो हमारी खोज से अभी तक वो बाहर है ना, हमारी दृष्टि से अभी तक वो बाहर है। लेकिन चूंकि मानव अपनी मानसिक शक्तियों का भरपूर प्रयोग कर पा रहा है अन्य प्राणियों की तुलना में, तो हम लोग कहते हैं कि हमने हमारी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करके इस निष्कर्ष तक पहुंचे
किसी विशेष निष्कर्ष तक हम लोग पहुंचे कि जो अगर आपके क्षेत्रफल को अपन घटा देंगे तो दाब का मान बढ़ जाएगा। इसलिए अगर आप नुकीले चाकू से तरबूज काटोगे तो बड़े आराम से कट जाएगा, लेकिन अगर उस चाकू की धार खराब होगी तो चूंकि उसका क्षेत्रफल जो ना वो बढ़ चुका, तो क्षेत्रफल बढ़ गया तो धार खराब होगी और हमारा तरबूज हम लोग उस चाकू से नहीं काट पाएंगे। तो ये हमने क्या कर दिया, एक निष्कर्ष स्थापित कर दिया। तो हमने विभिन्न बहुत सारे उदाहरणों को काम में लिया और उन उदाहरणों की सहायता से हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचे। तो ये हमारे लिए इस प्रकार से क्या हो गया, एक आगमन विधि का प्रकार हो गया। अब देखना प्यारे साथियों, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विशेष शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है ये। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक कौन सी, पहले से 5वीं और छठी से 8वीं, उनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ विधि। यदि आपसे कोई पूछे तो आप आंख बंद करके आगमन विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि बता सकते हो, क्योंकि आप पहले से लेकर 8वीं क्लास तक बच्चों को हर बार एक नया कॉन्सेप्ट उसी से अवगत कराते हो। ये नए कॉन्सेप्ट से अवगत करवाने के लिए सबसे बेस्ट विधि कौन सी, आगमन विधि है। हाँ, अगर कोई पुराना कॉन्सेप्ट है तो इससे बेटर विधियां हो सकती हैं अपने पास, लेकिन अगर कोई कॉन्सेप्ट नया है और जो बच्चों को पहली बार आपको समझाना है तो उसके लिए आप हमेशा आगमन विधि को ही प्रीफर करें, इसी को काम में लें। फिर देखो अपन आगे बात करते हैं नवीन संप्रत्यों के परिचय के लिए अत्यंत उपयोगी विधि। देखो जो मैंने बात अभी आपको बताई बस वही मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर कोई नई अवधारणा आती है, कोई नया कॉन्सेप्ट है तो उसके लिए आप डेफिनेटली इस विधि को काम में ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं है, अत्यंत उपयोगी विधि है। फिर देखो हम लोग बात करते हैं, यहां से देखो प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं बनती है। शिक्षण सूत्र कि आगमन विधि के निम्न में से शिक्षण सूत्र कौन से हैं, या इनमें से कौन सा एक सूत्र आगमन विधि का नहीं है। तो आपसे दोनों प्रकार से देखो प्रश्न पूछे जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं उदाहरण से नियम की ओर। मैंने अभी भी आपको बताया, हमने एक उदाहरण दिया कि ऊंट के पैर गद्दीदार हैं, हमने उदाहरण दिया ट्रैक्टर जो है उसके टायर चौड़े होते हैं। ये हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण थे। फिर हम इस एक निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो चौड़ी वस्तुएं होती हैं उनका क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण उनके द्वारा लगाया गया दाब कम होता है। तो हम लोग उदाहरणों से किसके ओर पहुंचे, एक नियम हमने बना दिया कि अगर क्षेत्रफल कम होगा तो डेफिनेटली दाब ज्यादा होगी, हमने एक नियम बना दिया। तो उदाहरण से नियम की ओर। स्थूल से सूक्ष्म की ओर। देखो स्थूल क्या चीज है, हम ब्रॉडर लेवल के ऊपर बात करते हैं, है ना। उस ब्रॉडर लेवल से एक छोटा सा हम निष्कर्ष निकालते हैं। इतने सारे उदाहरण लिए, निष्कर्ष एक छोटा सा क्या निकला, क्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा और क्षेत्रफल ज्यादा है तो दाब कम। सिंपल सा हमारा निष्कर्ष ये निकला कि जो दाब है वो क्षेत्रफल का क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रम का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, अगर आप एक को बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा और दूसरे को बढ़ाओगे तो पहला घट जाएगा, है ना। ऐसा नॉर्मल सी बात होती है। फिर आगे अपन बात करें प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। हम लोगों ने प्रत्यक्ष उदाहरण लिए, सारे के सारे उदाहरण बच्चे के लिए प्रत्यक्ष उदाहरण जो रात दिन वो देखता है, उन्हीं उदाहरणों से हमने क्या कर दिया, प्रमाण उसको प्रस्तुत कर दिया कि देख ये तू देखता है ना, इसका कारण ये है। तो हमने साथ में प्रमाण भी दिया। हमने क्या कर दिया, इतने सारे उदाहरण दिए, फिर लास्ट में उसको प्रमाण के तौर पे क्या कहा कि तेरी बेटा हथेली आगे कर, ये देख मेरी अंगुली, इसका क्षेत्रफल छोटा सा है, मैं देख इसके ऊपर उतना ही बल लगा रहा हूं लेकिन तुझे दाब ज्यादा लग रहा है। अब उतना ही बल अगर मैं अपनी हथेली से लगाऊंगा तो देख बल मैं उतना ही लगा रहा हूं लेकिन तुझे दाब कम लग रहा है, क्यों, क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया। तो ये प्रमाण भी हमने बच्चे को तुरंत दे दिया। आगे बात अपन करें विशिष्ट से सामान्य की ओर। जो हमारे सारे के सारे उदाहरण थे वो विशिष्ट थे, प्रत्येक उदाहरण विशिष्ट होता है। ट्रैक्टर एक अलग उदाहरण है, ऊंट एक अलग उदाहरण है, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया ना ये कील, ये एक अलग उदाहरण है, जो हथेली वाला है वो एक अलग उदाहरण है, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। हमने विशिष्ट उदाहरण लिए थे, उससे सामान्य एक ही हमने नियम बना दिया कि दाब घटाओगे तो सॉरी आपको क्षेत्रफल घटाओगे तो दाब आपका बढ़ जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात। फिर अपन बात करें ज्ञात से अज्ञात की ओर। हमें ज्ञात थे सारे के सारे उदाहरण कि हाँ यार ऊंट के पैर चौड़े होते, वो धस नहीं रहे, वहां पे कारण अपन को नहीं पता था, लेकिन हमें ये पता था कि ये कारण जो ऊंट था उसके पैर चौड़े होते हैं, कुत्ता उसके पैर सकड़े होते हैं, ट्रैक्टर के टायर चौड़े होते हैं, जो आपकी गाड़ी है एल्टो है या साइकिल है उसके पैर जो पैर कहेंगे उसके जो टायर होते हैं वो पतले होते हैं। तो हमारे पास ज्ञात चीजें थी, उससे हमने अज्ञात, हमारे पास एक चीज जिसको कि हम लोग नियम कहते हैं दाब का नियम, वो नहीं था तो वो हमने ज्ञात कर लिया। ज्ञात कर लिया। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग चले और हमने उस निष्कर्ष को प्राप्त कर लिया। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण क्या किया, हमने सभी उदाहरणों का विश्लेषण ही तो किया, फिर हमने लास्ट में जाके एक नियम का संश्लेषण कर लिया। तो वास्तव में क्या, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर हमारा शिक्षण सूत्र आगमन विधि काम में लेती है। तो प्यारे साथियों सारे के सारे जो मैंने रेड कलर में लिखे ना, रेड कलर के तो एकदम से बर्निंग टॉपिक्स आप ये मान के चलो, यहां से आपको प्रश्न मिलने की संभावना सर्वाधिक रहेगी। फिर एक और प्रश्न आपको देखो यहां से मिल सकता है। अब यहां से जो प्रश्न आएगा ना वो मान के चलो निश्चित तौर पे वो आपको रीअरेंज करवाने वाला प्रश्न ही आएगा। आप में जैसे नंबर 1 पर है ना, तो नंबर 1 को 3 पर दे दिया, चौथे को 2 पर दे दिया, तीसरे को 1 पर दे दिया, ऐसे ऊपर नीचे कर देंगे, फिर आपसे इनको सही क्रम में देखो रखवाएंगे वहां पे। सिंपल सा ऐसा प्रश्न आएगा। तो देखना इसके सोपान क्या है, सोपान यानी इसको किस स्टेप बाय स्टेप अपन इसको काम मिलेंगे, यानी पहले कौन सी स्टेप आएगी, फिर कौन सी, इस तरह से। तो पहली जो हमारी स्टेप होगी इस आगमन विधि के अंदर वो होगी विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करना। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, बहुत सारे आपको उदाहरण देते वीडियो की शुरुआत के अंदर, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, बच्चे सामने बहुत सारे उदाहरण दे दो, बच्चे को सोचने पर मजबूर करो। आप तो सिंपल सा क्या करो, बहुत सारे उदाहरण बता दो, फिर बच्चे को
तुम्हारी मानसिक शक्तियों का प्रयोग कर कर इन सब के अंदर एक समान पैटर्न ढूंढो कि आपको इनके अंदर क्या समान बातें दिख रही है। तो सेकंड जो हमारा स्टेप होगा उदाहरणों का निरीक्षण करना। उदाहरणों को निरीक्षण तो करें बच्चे, भाई बच्चों के सामने हमने बहुत सारे उदाहरण दिए और बच्चों को कहा कि तुम्हारी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करो, तो बच्चे क्या करें, उन उदाहरणों का निरीक्षण करेंगे। अब देखो, इसको कुछ विद्वान तुलना एवं विश्लेषण भी बोलते हैं। मैंने कहा ना कि मैं जो भी यहाँ पर आपके लिए लिख कर लेकर आ रहा हूँ वो ऐसे वैसे हर कुछ नहीं लिख रहा, इस पर पूरी मैं अपनी ओर से देखो रिसर्च करने की कोशिश करता हूँ। और इसलिए जो एक अलग विद्वान मुझे मिले, उन्होंने जिस रूप में इसको लिख रखा था, मैंने वो भी रूप आपके सामने लिख दिया था कि आपको कहीं पर मान लो कुछ बच्चे इनके सोर्स को ऑथेंटिक माने, कुछ बच्चे इनके सोर्स को ऑथेंटिक माने, दोनों के बीच में कहीं किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं हो, इसलिए मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख दिया, दोनों एक ही बात है। तो हम लोग कहते हैं कि उदाहरणों का निरीक्षण करना या फिर तुलना एवं विश्लेषण करना, उनका हम तुलना कर लेंगे आपस में और उनका विश्लेषण हम लोग करेंगे। विश्लेषण तो हमें करना ही पड़ेगा, देखो अभी भी हमने बात भी करी थी हमारे शिक्षण सूत्र के अंदर भी। फिर जो तीसरी स्टेप आएगी हमारी, वो आएगी उदाहरणों का सामान्यीकरण करना। जो हमने उदाहरण देखे ना उन सब के अंदर क्या समान पैटर्न है, हम निरीक्षण करके समान पैटर्न को ढूंढ लेंगे। तो हमारा तीसरा स्टेप क्या होगा, उन उदाहरणों को सामान्यीकरण करना। अब इसको भी देखो हम लोग जान सकते हैं सिद्धांत की स्थापना के नाम से, यानी हमने उनके अंदर एक समानता देखी और समानता के आधार पर हमने छोटा सा एक सिद्धांत की स्थापना कर दी। केवल ये सिद्धांत है, देखो सिद्धांत और नियम अलग अलग चीजें। दो सिद्धांत वो जिसको हो सकता है प्रैक्टिकली हम लोग प्रूव नहीं कर पाए, लेकिन प्रयोग वो या फिर निष्कर्ष वो होता है या नियम वो होता है जिसको हम लोग बार बार प्रूव भी कर सकते हैं। तो हमने एक सिद्धांत की स्थापना करी, फिर जब सिद्धांत बन गया तब सिद्धांत को हम लोग परीक्षण करेंगे, प्रयोग करेंगे उसके ऊपर प्रयोगशाला के अंदर। प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि हम जनरली उसको डेली रूटीन के अंदर, डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ में उसको अप्लाई करके देखेंगे क्या वो चीज सच में साबित हो रही है। तो उसके लिए हम उसका परीक्षण या उसका सत्यापन करेंगे। अगर वो सत्यापित हो जाता है तब जाकर हम उसको एक नियम का रूप दे देंगे। तो ध्यान रखना, सिद्धांत अलग चीज है और नियम एक अलग चीज है। तो इसमें आपको यूं भी लिखा हुआ मिल जाए ना कि नियम की स्थापना करना, तो भी वो बिल्कुल से करेक्ट होगा। तो ये तो बातें थी इतनी सारी। अब देखो अपन बात करेंगे जो आपकी आगमन विधि, इसके गुण क्या है और आगमन विधि के दोष क्या हैं। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट देखो, ले सकते हैं। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, फिर अपन नेक्स्ट बोर्ड की स्लाइड के अंदर अपन उसकी बात करेंगे। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। सो यस, वी आर बैक। देखो अब अपन बात करते हैं आगमन विधि के गुण क्या होते हैं और आगमन विधि के दोष क्या हैं, उनकी चर्चा करते हैं खुलकर। देखो हमारे पहली जो आगमन विधि का गुण है वो ये है कि मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक में तर्क और चिंतन का विकास करती है। देखो सिंपल सी बात है, हमने बहुत सारे उदाहरण बच्चे को दिए तो बच्चे को हमने खुद से सोचने के लिए मजबूर किया। तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर खुद में तर्क करने की, खुद में सोचने समझने की जो क्षमता है उसका विकास होता है। फिर हम बात करें अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। भाई सिंपल सी बात है, अगर आप अपने परिवेश के उदाहरण देकर बच्चे को सिखाने की कोशिश करोगे तो निश्चित तौर पे वो जो बात है वो बच्चे के मन के अंदर स्थायी रूप से बैठेगी। और अगर स्थायी रूप से बैठेगी, यही तो हम लोग फाइनली गोल चाहते हैं कि हम जो भी बच्चे को पढ़ाए वो दीर्घ समय के लिए उस बच्चे की स्मृति के अंदर रहे, यानी अर्जित ज्ञान इसके अंदर क्या होता है, स्थायी रहता है। फिर यदि मैं बात करूँ तो खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है। आप बच्चे के सामने उदाहरण दे रहे हो और उसको सोचने के लिए कह रहे हो, बेटा सोच इस बात पे। वो बच्चा जब इस बात पे गौर करेगा, विचार करेगा, अपने निष्कर्ष खुद से प्राप्त करने की कोशिश करेगा, तो असल में वो क्या कर रहा है, अपने अंदर खोजी प्रवृत्ति का विकास ही तो कर रहा है। तो ये क्या होगा, उसको एक अच्छे साइंटिफिक अप्रोच के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर यदि मैं आगे बात करूं तो अध्यापक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं इसमें। अध्यापक उनको उदाहरण देगा, उनसे उगलवाने की कोशिश करेगा, बच्चे उन उदाहरणों के ऊपर विचार करके खुद से कुछ प्रतिक्रिया जनरेट करके उस प्रतिक्रिया को बच्चों टीचर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मतलब बोथ टीचर एंड द स्टूडेंट्स आर एक्टिव इन दिस काइंड ऑफ प्रोसेस। तो यहाँ पर दोनों छात्र और जो आपके शिक्षक है दोनों के दोनों क्या रहेंगे, सक्रिय रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। फिर देखो यदि अपन बात करें इस आगमन विधि के जो दोष होते हैं उनकी, तो दोषों के अंदर या कमियों के अंदर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे ये एक लंबी विधि है जिसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। मतलब अपन मान लो कि पहले क्लास में आए, क्लास में आकर अपने बच्चों के साथ हाई हेलो करने के बाद बच्चों के सामने बहुत सारे अपने उदाहरण दे दिए, फिर बच्चों को टाइम दे रहे सोचने के लिए, फिर बच्चे मान लो सोचेंगे। अब जब बच्चे सोचते हैं तो देखो जरूरी नहीं कि हर बार बच्चे जो सोच रहे हैं वो सही हो, एग्जैक्ट हो। बच्चा अपनी समझ के आधार पर आपको कुछ जवाब देगा, दूसरा बच्चा कुछ जवाब देगा। अपन हर एक बच्चे से इस तरह से जवाब लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फिर लास्ट में करना क्या पड़ेगा, उन सबके जवाबों को हमें कंक्लूड करना पड़ेगा। कंक्लूड करने के बाद हमारा जो फाइनल निष्कर्ष है वो बच्चों के ऊपर, बच्चों को उनको बताना पड़ेगा। फिर बच्चे जाके उस बात को गेट करेंगे, फिर बच्चों को उसके अंदर जो क्वेरी होगी उस क्वेरी को हमें बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर अपन बात करें तो एक लंबी प्रोसेस बन जाती है। तो अगर प्रोसेस लंबी हो गई ना, लेंथी होगी, तो फिर समय पर अपना कोर्स पूरा करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, इस बात के ऊपर देखो संशय उत्पन्न हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि लंबी विधि है जिसमें समय बहुत ज्यादा लगता है। फिर देखो यदि मैं आपसे बात करता हूँ पाठ्यक्रम पूरा करवाने में असमर्थ है, कारण मैंने अभी भी आपको बताया है ना, बहुत ज्यादा हम लोग समय इसमें व्यतीत कर देते हैं। फिर अपन बात करें कि इस विधि पर आधारित पाठ्य पुस्तकों का अभाव होता है। वी आर लैक ऑफ such kind of syllabus on the based of is this inductive method, है ना। ये जो हमारा इंडक्टिव मेथड है इसके ऊपर जो बेस्ट हमारे पास पाठ्यक्रम जो सिलेबस है ना उसका हमारे पास अभाव है। इसके ऊपर आधारित जो पाठ्य पुस्तक है ना वो हमारे पास है ही नहीं। जो हमारे बुक्स है वो जनरली देखो निगमन विधि के ऊपर आधारित है। हम लोग आगे चल के इसकी बात भी करें, विश्लेषण विधि की जब बात करें तब भी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा।
फिर आपसे बात करता हूँ लास्ट में, इस विधि से शिक्षण करवाने के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होती है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर कोई क्लास में जाकर उतनी अच्छी प्रकार से शिक्षण नहीं कर सकता इस विधि का प्रयोग करके, क्योंकि ये विधि अपने आप में कलात्मक विधि है, कला है वास्तव में। डॉक्टर एन मुखर्जी तो कहकर भी गए हैं कि शिक्षण हर एक व्यक्ति के चाय के पहले के समान नहीं है, ये तो कला और विज्ञान है। यानी जो व्यक्ति कलाकार है, जो इस चीज का जादूगर है और जो इस चीज के अंदर विज्ञान जो छुपी हुई इस कला के अंदर है उसको समझ पाता है, वही एक अच्छा शिक्षक बन पाता है और वही इस आगमन विधि को अच्छी प्रकार से इंप्लीमेंट क्लास में कर सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड को लेकर करी। उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो है आपके लिए इक्वली बेनिफिशियल होगी सभी के लिए। तो आप सभी इस वीडियो पर जो अपना प्रेम है उसको अच्छी प्रकार से बरसा सकते हैं यदि आप चाहें तो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को जो लिंक उसको आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, रखिए अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।